जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। तो भाई एक ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं। अब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का मतलब हो गया कि हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज वाले होंगे, हो सकता है आप कॉमर्स वाले होंगे, या हो सकता है आप पीसीबी वाले होंगे। नॉन मैथ्स तो नॉन मैथ्स है। तो सर इसका मतलब हम एनडीए नहीं जा सकते हैं क्या? हमारा सपना सपना ही रह जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं रखी है तो आप एनडीए नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते, बट हां तैयारी का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनका मैथ्स अगर जनरली कंपेयर करें तो नॉन मैथ्स वालों से अच्छा होगा। जनरल कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, होता है। तो वो मैथ्स में आपसे लिटिल बिट तो अच्छे होंगे ही। तो आपको उनको कंपटीशन नहीं बनाना है। सबसे पहली चीज, आपका कंपटीशन खुद होना चाहिए, आप होने चाहिए कि आज आप क्या है, जिस पॉइंट पे खड़े हैं कल आप इससे आगे खड़े होने चाहिए। तो आपका कंपटीशन आप खुद होने चाहिए। तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बस डिफरेंट होगी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जरा बात करते हैं। अब पहली चीज ये है ना कि नॉन मैथ से हो तो इसका मतलब मैथ से डरना है, बिल्कुल नहीं। अपने स्ट्रेंथ वाली साइड को देखो ना। अब मान लेते हैं आप पीसीबी वाले हैं, लेट्स एग्जांपल कि आप पीसीबी वाले हैं, तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी होगी। साइंस वाला पोर्शन तो आपका जीएटी का टॉप नॉच हो गया पहले से ही। आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो आपके ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट अच्छे हैं। बट हाँ सर हम तो कॉमर्स वाले हैं, सर हमारा क्या? तो भाई तुम्हें थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कॉमर्स वालों, कॉमर्स विद नॉन मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स है तो मैथ तुम्हारा आ गया। बट कॉमर्स विद नॉन मैथ्स है कि मैथ्स है ही नहीं और कॉमर्स के सब्जेक्ट से हैं, तो थोड़ी सी समस्या है। समस्या का समाधान भी होता है, बिल्कुल तब भी कर सकते हो। चलो आ जाओ बात करते हैं। बहुत क्रिस्प रखेंगे इस वीडियो को। देखो यार, तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे तुम आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, 10वीं तक तो मैथ सबने पढ़ी है। 10वीं तक तो मैथ सबने पढ़ी है ना। हमें सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा? हमें उन टॉपिक्स को एनडीए के सिलेबस से सेलेक्ट करना है जिसके कारण, मतलब जिससे हमारा क्या हो, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए थोड़ा सा एनडीए मैथ्स की ओर। वरना स्टार्टिंग में ही अगर हम वो टॉपिक उठा ले जिसका ना नाम पता ना कुछ, तो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स की ओर जाएंगे जिनके बारे में हमने सुना है, जिनके बारे में हमने थोड़ी बहुत चीजें 10वीं तक पढ़ी हैं। जैसे कि उन टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो उन टॉपिक्स में सबसे पहले आ जाता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक प्लस इनइक्वालिटीज तुम यहां पे लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक प्लस इनइक्वालिटीज लिख लो, ठीक है। इनइक्वालिटीज तुमने पढ़ी है तो क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज को पहले करना है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करी है तुमने 10वीं तक, तो जो भी 10वीं का सिलेबस था पहले उसको एक बार देख लेते। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तुमने कर लिया, साथ में तुमने लॉगरिथम को पढ़ लिया। लॉगरिथम क्यों सर? लॉगरिथम इसलिए ना बाबू क्योंकि लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सीधे पूछे ना पूछे अलग अलग सवालों में लगा के दे दी जाती हैं, तो वहां पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आनी जरूरी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज को कवर कर सकते हैं। बट ये तो हमारे में था नहीं सर। अरे भैया मेरे सीक्वेंस एंड सीरीज का एपी तो था ना, सीक्वेंस एंड सीरीज का एपी था आपके पास। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाना। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने एपी पहले से पढ़ रखा था, यहां पे आप जीपी भी पढ़ लेना और एचपी भी पढ़ लेना। स्पेशल सीरीज को भी थोड़ी देर के लिए हाल्ट करते हैं, स्पेशल सीरीज को भी थोड़ी देर के लिए हाल्ट करते हैं। एपी जीपी एचपी पढ़ लेना, रिलेटेबल है, पढ़ लोगे आराम से। तो इससे क्या होगा, जब आपने इतना कवर किया तो आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं रिलेटेड है जो हमने पहले पढ़ा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। अब जब आपने ये सॉल्व कर लिया, ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद करना क्या है, सॉल्व कहां से करने हैं। ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, आपको उठाना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी में सबसे पहले आई विल सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम है, अगर वक्त है आपके पास अच्छा खासा, तो आप पहले 10th वाला कर सकते हैं। 10th के बाद आप 11th वाली एनसीईआरटी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बेस एक स्ट्रांग हो गया है। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद यह पता चलेगा कि अच्छा मेरा लेवल कहां है और एनडीए का लेवल क्या है। जो 11th का टॉपिक रहेगा वो 11th से कवर कर लेंगे, और 10th वाले इसलिए ताकि अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होता चले, रिलेट करते चले हम चीजों को। उसके आगे आप क्या, प्रोबेबिलिटी भी आपने पढ़ी है, पहले पढ़ी है 11वीं में आने से पहले। जितनी डीप प्रोबेबिलिटी एनडीए पूछता है 11वीं 12वीं में जो कुछ भी अपने को पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह, उतना नहीं पढ़ना है। बेसिक्स
जो बेसिक से पहले उतना कवर करेंगे। यहां पे ध्यान से सुनना, अभी बेसिक बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन बेस्ड, इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज को आपको पहले कवर करना है। जब आपने कर लिया तो वही चीजें बेसिक बेसिक सवाल 10th 11th इन सब से कर लेंगे, पीवाईक्यू लगा लेंगे जो सिंपल वाले, कंडीशनल वगैरह में बाकी चीजों में बाद में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहां जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। अब ये जो 2 चैप्टर है ना, अगर पूरा इनका डीप पढ़ लें, जो कंप्लीट एनडीए के सिलेबस है, तो उसमें करीब करीब 15 सवालों का वेटेज है। लेकिन फर्स्ट गो में जब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, जब आप इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो आपको इनको उतना डीप नहीं पढ़ना है, आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो 10वीं तक आपने पढ़े हैं, जो 10वीं तक आपने पढ़े हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के साथ भी सेम काम, स्टैटिस्टिक्स के साथ भी सेम काम। अब 2D में जब आप देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला, ये सारी चीजें तो पढ़ी है ना हमने, पहले हमने पढ़ी है, तो उसको जरा एक बार हम यहां से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी हमने पहले पढ़ी है, आइडेंटिटीज एंड रेशियोज तक, इससे ज्यादा नहीं जाना, अभी आइडेंटिटीज एंड रेशियो तक ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में भी हम अभी बस इंटरेस्ट डेवलप करना सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं कि कैसे मैथ से प्यार करें, जो एनडीए का मैथ है उससे कैसे प्यार करें, ठीक है। तो आप यहां पे आइडेंटिटीज एंड रेशियो वाली चीज पहले कवर करेंगे, और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस भी कवर करेंगे, क्योंकि पहले आपने ये भी पढ़ रखा है। साथ में आप एक आसान चैप्टर, एक छोटा सा तड़का लगा लेंगे आप, किस चीज का, बाइनरी नंबर का। बाइनरी में जो जिसने कंप्यूटर पहले पढ़ा है 10वीं तक, उसे बाइनरी नंबर पता होगा। कभी कभी एक सवाल आ जाता, कभी कभी नहीं आता, बट स्टिल आउट ऑफ द जर्नी, इंटरेस्ट डेवलप करना है तो हमें आसान चीजें करनी पड़ेंगी। ये हो गया आपके प्रिपरेशन फेज का, प्रिपरेशन जर्नी का फर्स्ट फेज यहां पे खत्म होता है। यहां पे आपका प्रिपरेशन जर्नी का फर्स्ट फेज खत्म होता है नॉन मैथ्स वालों के लिए। अब इतना कर लिया आपने तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, कुछ सवाल आपके पेपर के लिए रेडी हो गए। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? आई विल से नो। अगर आप पूछेंगे सर क्या इतने ही पढ़ के हम पेपर क्लियर कर लेंगे क्या, तो क्लियर कट बोलूंगा नहीं। तो फिर आगे क्या, आगे बताते हैं क्या। आगे अब आपको अदर टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, किसके लिए, पेपर क्लियर करने के लिए। पेपर क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप क्या उठा सकते हैं, आप सेट थियरी उठा सकते हैं। सेट थियरी थोड़ा सा नया होगा, थोड़ा सा नया होगा, इंटरेस्टिंग है, इजी है, तो सेट थियरी आप कर सकते हैं। सेट थियरी के बाद आप एक बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है पीएनसी कवर कर सकते हैं। ये भी आपके लिए नया होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6-6 सवाल भी कई बार अकेले इस चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं, और पीएनसी का यूज आगे जाके भी होगा, पीएनसी का यूज आगे जाके भी होगा। तो आपने सेट थ्योरी पढ़ लिया, पीएनसी पढ़ लिया। अब सेट थ्योरी और पीएनसी जब आपने पढ़ लिया है ना, तो आप एक बार फिर लौटेंगे किधर, प्रोबेबिलिटी की ओर। आप एक बार फिर लौटेंगे प्रोबेबिलिटी की ओर, क्योंकि अब सेट थ्योरी और पीएनसी से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी की चीजें होंगे वो अब जाकर के आप सीखेंगे। क्या करेंगे, अब जाकर के आप सीखेंगे उसको, है ना, ताकि आप रिलेट कर पाए कि अच्छा ये तो सेट थ्योरी से यूज, अच्छा ये तो पीएनसी से यूज हो रहा है। अब आप प्रोबेबिलिटी को पूरा पढ़ लीजिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उतना ही पे छोड़ दीजिए, काम नहीं चलेगा, पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। अब आप पूरी प्रोबेबिलिटी, जो एनडीए लेवल की प्रोबेबिलिटी होती है, पूरी आप कवर करेंगे अब यहां पे आने के बाद, ठीक है। आगे कहां जाएंगे आप, एक और प्यारे टॉपिक पे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बेहतरीन टॉपिक, कई बारी तो 10-10 सवाल पूछ दिए जाते हैं इसमें, 10-10 सवाल पूछ दिए जाते हैं, और टफ नहीं है। इसको आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि 10 सवालों की बात है, अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, अच्छे से रगड़ के पढ़िए, बहुत सारे सवाल इसके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स यहां से स्कोर कर सके। उसके बाद आप कहां जा सकते हैं, आप अपने जियोमेट्री को अब यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। 2D आपने पहले करा था, यहां पे आकर के आप अपना 3D और वेक्टर कर सकते हैं। 2D आपने पहले करा है, यहां पे आके पहले आप वेक्टर कवर करेंगे, फिर आप 3D की ओर आएंगे, क्योंकि अगर आपने 2D और वेक्टर कवर कर लिया है ना, तो 3D आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। 3D आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंप्लीट जियोमेट्री रेडी हो जाएगी। यहां पे जियोमेट्री पूर्ण रूप से रेडी हो जाएगी। 15+ सवाल जो इसके आते हैं, फॉर्मूला पुटिंग वाले सवाल आते हैं, बेहद आसान आसान आते हैं, तो आप इसमें से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। नॉन मैथ्स वालों के लिए, मतलब मुझे जहां तक लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है और नॉन मैथ्स वाले जिन्होंने क्लियर किया है, तो मैं तो क्लियर कर बोलता हूं भाई ज्योमेट्री तुम्हारे लिए रामबाण औषधि शामिल हो सकती है। ज्योमेट्री तुम्हारे लिए रामबाण औषधि शामिल हो सकती है। चैप्टर आसान है, थियोरटिकल है थोड़ा ज्यादा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, छोटे छोटे ट्रिक बेस्ड सवाल आते हैं, ज्योमेट्री आप
110% कवर करके जाइए, आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद आप एक चैप्टर और कवर कर सकते हैं, किसका? अलजेब्रा का ही, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ठीक ठाक यहां पे चीजें रेडी हो जाएंगे। तो सर इसके बाद और कुछ नहीं करना है, यहां पे रुक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे? रुको जरा, आप क्या करेंगे? अब जब इतना आपने कर लिया ना, तो स्टैटिस्टिक को आप कंप्लीट कर लेंगे, स्टैट्स को आप कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से। अब स्टैट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि इतने यहां तक पहुंचने तक आपका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है मैथमेटिक्स में, आप चीजें समझने लगे मैथमेटिक्स में, ठीक है? आप चीजें समझने लगे, और एक बार फिर से आप लौटेंगे किधर? ट्रिग्नोमेट्री की ओर। आपको ट्रिग्नोमेट्री बीच में कहीं लेनी है, बीच में आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को आप थॉरली पढ़ेंगे। मैं इनवर्स वगैरह पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मन करे पढ़ना, मत कर। जो आइडेंटिटीज एंड रेशियो वाला पार्ट है उसको पूरे अच्छे से डीप में जाकर के पढ़ लेना, पूरे अच्छे से पढ़ लेना, जो 11 12 की चीजें सब कुछ कवर कर लेना उसमें, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपका रेडी हो गया, स्टैट्स आपका कंप्लीट रेडी हो गया, अलजेब्रा के आपने कौन कौन से टॉपिक रेडी कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी कर लिया है, पीएनसी रेडी कर लिया है, और साथ में आपने सीक्वेंशियल सीरीज में से भी अगर 5 सवाल आते हैं तो आप उनके 2-3 सवालों को रेडी करके लेकर के जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला के आपने 15 सवाल रेडी कर लिए हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मिला के आपने 10 सवाल रेडी कर लिए हैं। तो ओवरऑल जितने सवालों की आपको आवश्यकता रहेगी उतने सवाल आप यहां से निकाल के ले जाएंगे। सर कैलकुलस, नॉन मैथ्स वाले हो रहे हो, तुमको तो कैलकुलस पता ही नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर पता है तो आउट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपके पास वक्त रहा, मन है एक बार पढ़ने का, तो ट्राई कर सकते, बट कुछ नहीं, कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से बार बार पढ़ के, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके इससे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर आप इनकी वो जोड़ेंगे ना कि कितने का हो रहा है ये, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला के करीब 15 सवाल, ज्योमेट्री मिला के करीब 15 सवाल, ट्रिगो में आइडेंटिटीज एंड रेशियोज में से अगर हम लेकर के चले तो मान लो करीब 8 सवाल, ठीक है? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का आप मान लो कि यहां पे 10 सवाल, करीब 2-4 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पीएनसी, और इधर अगर आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनके करीब आप 15-16 सवाल तो यहां से भी कर सकते हैं। करीब आप 15 से ऊपर सवाल, 15 प्लस ही सवाल मान के चलिए, 15 प्लस, 20 तक भी टच हो सकते हैं, और होंगे ही ऑब्वियसली, 20 तक मान ही लो, 20 तक मान लेते हैं इसको। 20 10 30, 30 30 60 8 68, 68 क्वेश्चन और लॉगरिदम के एक आध, तो करीब 65-70 क्वेश्चन का काम आपका यहीं से हो जा रहा है। करीब 65-70 क्वेश्चन का काम आपका यहीं से हो जा रहा है। इसी को बार बार रिपीट करिए, अलग अलग तरह के सवाल लगाइए, अलग अलग सोर्सेस से सवाल लगाइए अगर आपके पास वक्त है तो, और इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि भाई कैसे भी करके मैं इतने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करके आ जाऊं, इतने क्वेश्चन पेपर में विथ एक्यूरेसी अटेम्प्ट करके आ जाऊं, एक्यूरेसी के साथ, तुक्के मार के नहीं, विथ एक्यूरेसी कैसे भी करके मैं 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आ ही जाऊं। और अगर हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हो गया काम अपना, समझे नहीं? तो बस अपना काम हो गया। सेट थ्योरी था, इसीलिए मैंने बोला कि करीब 70 मान लो, इसमें 20 इसीलिए रखा हुआ था मैंने कि अगर सेट का भी कोई सवाल आएगा तो उसी में काउंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 50 सवाल आराम से करके आ सकते हो, बस इतने ही चुनिंदा चैप्टर से, बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। स्मार्ट वे से आपने पढ़ा, आपका मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ जो था अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्लियर हो रहा है। बाकी आप अपना जीएटी से स्कोर कर लेंगे, जीएटी से आप अपना स्कोर कर लेंगे अपने उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। अगर आप पीसीएम वाले हैं तो आपको साइंस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अगर आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएटी वालों के लिए ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से, इसको नहीं भूल सकते आप। मैथ्स और इंग्लिश इसके बगैर मुश्किल है तो है भाई, मैथ्स और इंग्लिश इसके बगैर मुश्किल है। इंग्लिश आपका टॉप नॉच हो जाना चाहिए, जितना वक्त इतने में आराम से टॉप नॉच हो सकता है, ठीक है? इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आपको मैथ्स का जो वो है लाइन है, आपको कैसे पार करना, डर खत्म करना और इसको लेकर के आगे बढ़ना, आराम से हो जाएगा। बात समझ में आई? बाकी अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं
तो जरूर बताएं हमें। वी आर हियर फॉर यू गाइज ओनली। कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस वीडियो से क्या आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं तो वो भी जरा एक बारी कमेंट करके बता देना। चलो भाई, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड रुक जाओ जरा सा, रुको। अभी जो मैंने तरीका बताया ये सब कुछ, ये जनरली उन बच्चों के लिए ना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपने मान लो कहीं का बैच परचेज कर, लेट्स से आपने शौर्य 1.0 2025 हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो उसमें जो हम चीजें पढ़ाएंगे वो हम इस सीक्वेंस में नो डाउट हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें सारे बच्चों को लेकर के चलना है। इस सीक्वेंस में हम नहीं पढ़ा रहे, हमारा एक अलग सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, आपको अपने टीचर के अकॉर्डिंग चलना होगा। वहां पर जो भी पढ़ाया जाएगा बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा, तो आप हर चैप्टर को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चुनते जा सकते हो। ये मैंने एक तरीका बताया कि ये आपको करना है, ठीक है। आप कहीं और से भी कर रहे हो तो भी आपको अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही चलना है। दिस इज सिंपल थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि अगर शौर्य से पढ़ रहे हो तो ही आपके टीचर के अकॉर्डिंग चलना, आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो टीचर के खिलाफ चले जाना, ये क्योंकि राज भैया ने बताया था तो हम ऐसे ही करेंगे। नहीं, जो भी आपको पढ़ा रहा है ही इज एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ना। तो अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपने बैच परचेज कर रखा है, तो यू विल हैव टू फॉलो योर टीचर्स, ठीक है। चलो, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make it this time. Monday is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।